नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि मैं आपके लिए घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के और पॉलिटी के, वो आपके लिए यहाँ पर लेके आता हूँ। और दोस्तों, विद एक्सप्लेनेशन उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, आज के जो प्रश्न है वो हिस्ट्री के रहने वाले हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान थे उनमें से जो है किस स्थान पर जो है वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर दोस्तों मोहनजोदड़ो से क्या हुई थी, अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जिसमें कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर भी शामिल थी। यह आपका दोस्तों RAS प्री का 2008 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो किस पशु का आपको पूछा गया है कि किस पशु का अंकन नहीं मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घोड़ा। तो घोड़े का जो है अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। बाकी आपका जो ये बैल है, हाथी है और भेड़ है, तो इनमें से जो है इन तीनों का जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, यानी मोहर पर क्या मिलता है, इसका अंकन मिलता है, लेकिन घोड़े का वहाँ पर अंकन नहीं मिलता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसका जो है अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शेर का। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो लोग वहाँ पर जो है माना जाता है कि वो लोग गाय से भी परिचित थे, घोड़े से भी परिचित थे और हाथी से भी परिचित थे। लेकिन अंकन जो है दोस्तों वहाँ पर इसका घोड़े का अंकन उनकी मोहरों पर नहीं मिलता था, लेकिन जो वहाँ पर अवशेष हैं वो शेर के नहीं मिले हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि किस पशु का अंकन जो है वहाँ पर उनकी मोहरों पर नहीं मिलता था। तो वो जो उनकी मोहरें होती थी उनमें घोड़े का अंकन नहीं मिलता था, यानी घोड़े की जो है आकृतियाँ नहीं बनी होती थी उनकी मोहरों पर, लेकिन जो अवशेष है वो वहाँ पर शेर के नहीं प्राप्त हुए हैं। और ये आपका छत्तीसगढ़ PCS 2011 के प्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका यहाँ पर, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई थी। तो मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कालीबंगा से। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। संभवतः बकरी की बलि देना इस चित्र में अभिष्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि वहाँ पर क्या है, दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है और दूसरी तरफ क्या है, बकरी को दिखाया गया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये बकरी की बलि देने के लिए ये चित्र यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। तो आपसे पूछा गया है कि नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। तो आपसे पूछा गया है कि जो नील नदी के तट पर थी वो कौन सी सभ्यता पनपी थी। वो मिस्र की सभ्यता थी। और ये आपका जो है ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बन जाता है कि नील नदी के किनारे कौन सा जो है देश बसा हुआ है, या फिर नील नदी मिस्र के निकट से जो है कौन सी नदी बहती है। तो क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान हो जाता और मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ये भी पता लग रहा है कि जो आपका ज्योग्राफी का है, तो इसमें आपका ज्योग्राफी का भी डाउट क्लियर हो जाता है कि
जो मिस्र है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और मिस्र के नज़दीक जो है, यानी मिस्र से होकर कौन सी नदी निकलती है, ये नील नदी निकलती है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता भारत में तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी। तो ये जो है आपका यूपीपीसीएस मेंस 2004 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपने बताना है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है इनमें से कौन सी सभ्यता रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एजटेक। उसके बाद माया, यानी सबसे जो उत्तरी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, एजटेक सभ्यता, माया सभ्यता, मुइस्का सभ्यता और इंका सभ्यता। और ये यूपी ROARO का प्री 2016 का क्वेश्चन है। तो हो सकता है क्या पता ये आपके जो उत्तराखंड का ROARO है, आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको देख लेते हैं कि एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टा रिका तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एजटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग में अर्थात दक्षिणी मेक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलिज, अल साल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। तो सबसे उत्तर में एजटेक सभ्यता थी, उसके बाद माया, उसके बाद मुइस्का तथा लास्ट में इंका सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी वो कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुमेरिया। तो सुमेरिया की जो सभ्यता थी, वहाँ के लोग क्या थे, प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है, ये करता है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि श्रेष्ठ वंश को। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो आर्य क्या है, प्राचीन भारत में यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सयाणाचार्य ने अपने ऋषभाग्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, विज्ञान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आर्य शब्द का अर्थ था वो श्रेष्ठ यानी सभ्य एवं कुलीन व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता था। और ये आपका IAS प्री 1919 का क्वेश्चन और UPPCS प्री 1999 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो ये यही हो जाएगा कि एक उत्तम व्यक्ति से। और ये UPPCS लोअर PCS का क्वेश्चन है 1998 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ये तो मोस्ट ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको पता होगा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद जो भारतीय संस्कृति साहित्य में जो है 4 वेद हैं, उनमें से सबसे पुराना वेद है। उसके बाद आता है सामवेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद फर्स्ट, सेकंड वेद है सामवेद, थर्ड है यजुर्वेद और फोर्थ है अथर्ववेद। तो ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये देख सकते हैं आपकी यूपी पीसीएस में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में 2010 में पूछा गया और उत्तराखंड यूडीए और एलडीए यानी अपर डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और लोअर डिवीज़न की जो सर्विसेज हैं उसमें जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि त्रयी नाम है, त्रयी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 वेदों को। तो जो भारतीय साहित्य के जो 4 वेद हैं उनमें से जो है 3 वेदों को त्रयी कहा जाएगा है। और ये कौन से 3 वेदों को कहा गया है, ये कहा गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। तो ये तो दोस्तों आज के आपके कुछ प्रश्न।